नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह इस महामारी से संक्रमित पाए गए डॉक्टरों की सलाह पर मेदांता अस्पताल में भर्ती। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह इस महामारी के संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने रविवार को ट्वीट करके खुद ही जानकारी दी है। अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। जो लोग भी संपर्क में आए हैं अपनी जांच करवा लें। गृह मंत्री अमित शाह डॉक्टरों की सलाह पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। दोस्तों, अमित शाह शाम 4:24 पर मेदांता अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर सुशीला कटारिया शाह का इलाज कर रही हैं। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस महामारी की पॉजिटिव खबर आते ही पूरे देश में दुआओं का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अमित शाह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गृह मंत्री अमित शाह की जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर बड़ी खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस महामारी के पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद उनका भी इलाज जारी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा। ताहिर हुसैन ने पुलिस के सामने कबूली दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड होने की बात। जी हां दोस्तों, दिल्ली दंगा मामलों में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। ताहिर हुसैन ने दिल्ली पुलिस के सामने हिंसा का मास्टरमाइंड होने की बात कबूल ली है। दोस्तों, मीडिया के पास आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की इंटरोगेशन रिपोर्ट है। ताहिर हुसैन के कबूलनामे के मुताबिक उसने दिल्ली हिंसा में मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई थी। ताहिर हुसैन ने अपने कबूलनामे में बताया कि जब वो 2017 में आम आदमी पार्टी का पार्षद बना, तब से ही उसके मन में था कि मैं अब राजनीति और पैसों की बदौलत हिंदुओं को सबक सिखा सकता हूं। ताहिर हुसैन ने कहा कि मेरे जानकर खालिद सैफी ने कहा कि तुम्हारे पास राजनीतिक पावर और पैसा दोनों है, जिसका इस्तेमाल हिंदुओं के खिलाफ और कौम के लिए करेंगे। मैं इसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद खालिद सैफी मेरे पास आया और बोला कि इस बार अब हम चुप नहीं बैठेंगे। इसी बीच राम मंदिर का फैसला भी आ गया और CAA कानून भी आ गया। अब मुझे लगा कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है, अब तो कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। दोस्तों, ताहिर हुसैन ने आगे बताया कि 8 जनवरी को खालिद सैफी ने मुझे JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद से शाहीन बाग में PFI के दफ्तर में मिलवाया था, जहां उमर खालिद ने बोला कि वह मरने मारने को राजी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत, कहा टिड्डियों के प्रकोप को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में टिड्डियों ने कोहराम मचा रखा है। पिछले 2-3 महीनों से देश के अलग अलग राज्यों से टिड्डियों के हमले की खबर आती रही है। टिड्डियों के हमले से कई एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। राजस्थान में टिड्डियों के हो रहे हमले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। गहलोत ने रविवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर टिड्डियों के प्रकोप को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने इस महामारी के प्रबंधन के संबंध में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शीघ्र संवाद के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का भी अनुरोध किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, घर पहुंचते ही अमिताभ बच्चन ने किया ट्वीट, भगवान की कृपा और माँ बाबूजी का आशीर्वाद। जी हां दोस्तों, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन मुंबई के नानावटी अस्पताल से इस महामारी को हराकर घर लौट आए हैं। उनका हाल ही रिजल्ट टेस्ट नेगेटिव आया। इसके बाद अस्पताल ने उन्हें छुट्टी दे दी। इसके बारे में सबसे पहले उनके बेटे ने ट्वीट करके जानकारी दी। अब खुद अमिताभ बच्चन ने घर पहुंचकर अपनी भावनाएं व्यक्त की है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट करके बताया कि किनके चलते वो आज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट आए हैं। उन्होंने लिखा कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आया, मुझे छुट्टी मिल गई, मैं घर लौट आया हूं, यहां पर अभी क्वारंटाइन रहूंगा। सर्वशक्तिमान की कृपा, माँ बाबूजी का आशीर्वाद, मेरे सभी करीबियों, दोस्तों, फैंस की प्रार्थनाएं और नानावटी अस्पताल की शानदार नर्सिंग व्यवस्था के चलते ही आज यह देखने में सक्षम हुआ हूं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमिताभ बच्चन के साथ उनके बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय और पोती आराध्या बच्चन को भी इस महामारी ने जकड़ लिया था। दोस्तों, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन तो पहले ही ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि अब अमिताभ बच्चन भी ठीक हो गए हैं। अब केवल अभिषेक बच्चन ही अस्पताल में भर्ती हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत मामला, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बिहार पुलिस के मुंबई में जांच करने पर खड़े कर दिए सवाल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार पुलिस की मुंबई में जांच करने पर सवाल खड़ा किया है। सीआरपीसी की धाराओं का हवाला देकर कहा गया है कि इस मामले में पुलिस और स्थानीय अदालत को ही संवैधानिक अधिकार है। गृह मंत्री ने इसे लेकर ट्वीट किया। मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की दुर्भाग्यपूर्ण कथित आत्महत्या के बारे में आरोपों की जांच शुरू कर दी है। भले ही बिहार पुलिस ने पटना में केस दर्ज किया है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 12 और 13 के तहत इसकी जांच पूछताछ के अधिकार स्थानीय पुलिस और अदालतों के पास हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में यह घटना घटी है। दोस्तों, अनिल देशमुख ने आगे कहा कि मैं सुशांत सिंह केस को सीबीआई को सौंपने की मांग की निंदा करता हूं। राजनीतिक फायदे के लिए इस मामले का अब राजनीतिकरण किया जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस इस मामले में पेशेवर रूप से पूछताछ कर रही है और सच्चाई का पता लगाने में सक्षम है। कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 19 सितंबर से शुरू हो जाएगा आईपीएल 2020। इस तारीख को खेला जाएगा फाइनल। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2020 का आगाज 19 सितंबर से होने वाला है। फाइनल मुकाबला 10 नवंबर को खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग की संचालन परिषद ने T20 टूर्नामेंट के लिए सभी प्राइजों को बरकरार रखने का फैसला लिया है, जिसमें चीनी कंपनियां भी शामिल हैं। यानी दोस्तों आईपीएल 2020 को भारत सरकार ने हरी झंडी दे दी है। 19 सितंबर से अब आप अपना फेवरेट गेम क्रिकेट देख पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी पर WHO की चेतावनी, लंबे समय तक रह सकती है बीमारी। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस महामारी को लेकर एक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यह महामारी लंबे समय के लिए रह सकती है। WHO ने इस महामारी के 6 महीने के मूल्यांकन पर आपात कमेटी की मुलाकात के बाद ऐसा कहा। एक बयान में WHO ने कहा कि कमेटी ने इस महामारी की लंबी अवधि तक रहने का आकलन किया है। इस महामारी का संक्रमण दुनिया में फैलते हुए 7 महीने हो चुके हैं और इस बीच ये कमेटी 4 बार इस महामारी के वायरस के खतरे के मूल्यांकन को लेकर बैठक कर चुकी है। इस बैठक के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्तर पर इस महामारी के खतरे को और ज्यादा निर्धारित किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस महामारी ने दुनिया में अब तक 6,80,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में इस महामारी के अब तक 1,78,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 6,85,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दोस्तों अमेरिका इस महामारी का सबसे बड़ा दंश झेल रहा है, जहां पर 47 लाख से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 1,56,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। दूसरे नंबर दोस्तों ब्राजील आता है, जहां पर 27 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं और 93,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इसके बाद में दोस्तों इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, पेरू, चिली, ईरान आदि देशों का नंबर आता है। अब दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों की संख्या 18 लाख को पार कर गई है। साथ ही मरने वालों का आंकड़ा भी 38,000 को पार कर गया है। दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान 52,000 नए मामले सामने आ चुके हैं। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश हैं, जहां पर महाराष्ट्र में 4,41,000 संक्रमित है, वहीं तमिलनाडु में 2,57,000, आंध्र प्रदेश में 1,58,000, दिल्ली में 1,37,000, कर्नाटक में 1,34,000 और उत्तर प्रदेश में 92,000 से ज्यादा संक्रमित लोग हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, CAIT 9 अगस्त को मनाएगा चीन भारत छोड़ो दिवस। रक्षाबंधन पर बीजिंग को 4,000 करोड़ का झटका। जी हां दोस्तों, इस वर्ष के राखी के त्योहार रक्षाबंधन ने चीन को 4,000 करोड़ के राखी कारोबार को बड़ा झटका देकर इस मिथक को तोड़ दिया कि भारत में चीनी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं हो सकता। चीन की वस्तुओं के बहिष्कार अभियान को और अधिक तेजी से देश भर में चलाए जाने के संकेत कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि केट ने दिए हैं। दोस्तों केट ने पिछले 10 जून से चीनी सामान के बहिष्कार के अंतर्गत इस वर्ष राखी के पर्व को हिंदुस्तानी राखी के रूप में मनाने के लिए आह्वान किया था। यह पूर्ण रूप से सफल
सफल रहा। भारतीय राखी निर्माताओं ने भी भारतीय सामान से राखियां बनाई, जिन्हें देश भर में खूब सराहा गया। किट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि एक अनुमान के अनुसार देश भर में प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ राखियों का व्यापार होता है, जिनकी कीमत लगभग 6000 करोड़ रुपए है। गत अनेक वर्षों से चीन से प्रतिवर्ष राखी या फिर राखी का सामान लगभग 4000 करोड़ रुपए का आता था, जो इस वर्ष नहीं आया। इस महामारी के डर के कारण बड़ी मात्रा में लोग बाजारों में नहीं गए हैं और न ही ऑनलाइन से राखियों की खरीदारी की है। इससे भी चाइनीज सामान पर असर पड़ा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अनोखे अंदाज में बापू को सम्मान देगा इंग्लैंड, जारी करेगा महात्मा गांधी के नाम का सिक्का। जी हां दोस्तों, दुनिया में ब्रिटेन के गौरवशाली इतिहास का जिक्र जब भी हुआ है, ठीक उसी वक्त उपनिवेशवाद और नस्ल भेद को लेकर अंग्रेज हुकूमत पर भी सवाल उठे हैं। इसी कड़ी में कई ब्रिटिश संस्थाएं अपने पूर्ववर्ती अतीत का मूल्यांकन करा रही है, ताकि किसी तरह देश की साख पर लगे इन धागों और धब्बों को धोया जा सके। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। नस्ल भेद और रंग भेद को लेकर हमेशा सवाल उठे हैं, जिसकी तुलना अभी हाल ही में अमेरिका में हुई अश्वेत युवक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से की जा सकती है। दोस्तों, इंग्लैंड अब भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संबंध में एक सिक्का जारी करने की तैयारी में है, ताकि अश्वेत एशियाई और अन्य गैर ईसाई लोगों के योगदान को पहचान और सम्मान दिया जा सके। नस्लभेद और उपनिवेशवाद की वजह से ब्रिटानिया हुकूमत हमेशा सवालों के घेरे में रही है। माना जा रहा है कि ऐसा करके ब्रिटेन की सरकार अतीत की बुरी यादों से निकलना चाहती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार वेदर अपडेट। अगले 24 से 48 घंटे को इन 5 राज्यों में भारी बारिश की है संभावना, बाढ़ की भी है आशंका। जी हां दोस्तों, मानसून का लगभग आधा समय बीत चुका है, लेकिन अभी उम्मीद के अनुसार चारों तरफ बारिश नहीं हुई है। अभी तक हुई बारिश अनियमित एवं अनिश्चित रही है। बिहार में जहां बाढ़ ने हाहाकार मचाया है, वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य अभी भी मूसलाधार बारिश के इंतजार में है। मौसम के जानकारों का अनुमान है कि 3 और 4 अगस्त को कुछ राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। मुख्य रूप से 5 राज्य इसमें प्रभावित होंगे। स्काईमेट वेदर के मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 3-4 अगस्त को बंगाल की खाड़ी पर पहला प्रभावी मौसमी सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके चलते देश के मध्य और पूर्वी भागों में मानसून की हलचल बढ़ने की संभावना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात के कुछ हिस्सों और क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। स्काईमेट वेदर न्यूज के अनुसार 5 से 7 अगस्त के बीच मूसलाधार बारिश हो सकती है। मुंबई और मराठवाड़ा सहित गुजरात, दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और पंजाब लगभग सूखा रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विदेश से आ रहे यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी, इन नियमों का करना होगा अब पालन। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से भारत आ रहे लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक विदेश से आने वाले नागरिकों को 14 दिनों का क्वारंटाइन जरूरी होगा। इसके अलावा 7 दिन पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। सभी यात्रियों को भारत आने से कम 72 घंटे पहले एक घोषणा पत्र देना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के ये दिशा निर्देश 8 अगस्त 2020 से लागू होंगे। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक जो भी लोग विदेश से आ रहे हैं, उन्हें अपने आने की जानकारी 72 घंटे पहले देनी होगी। दोस्तों, यात्रा से कम 72 घंटे पहले दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट newdelhiairport.in पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में उन्हें अपनी सेहत से जुड़ी ताज़ा जानकारी देनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और तमिलनाडु के गवर्नर इस महामारी के पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस महामारी के पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके खुद जानकारी दी। इसके अलावा तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित की भी इस महामारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पुरोहित राजभवन के 87 कर्मचारियों के पॉजिटिव आने के बाद से ही आइसोलेशन में थे। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करके कहा कि मुझे इस महामारी के शुरुआती लक्षण दिख रहे थे, जिसके चलते मैंने अपनी जांच कराई। जांच में मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। मुझसे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वह गाइडलाइन के अनुसार स्वयं को क्वारंटाइन कर लें और आवश्यकता अनुसार अपनी जांच भी करवा लें। वहीं दोस्तों, इससे पहले अमित शाह भी इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वोडाफोन और एयरटेल से ट्राई ने फिर मांगा जवाब, 4 अगस्त तक देना होगा जवाब। जी हां दोस्तों, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने भारतीय एयरटेल और वोडाफोन द्वारा
प्रायोरिटी योजना पर दिए गए जवाबों से संतुष्टि नहीं पाई है। नियामक ने अब दोनों कंपनियों से कुछ अतिरिक्त तकनीकी सवाल पूछे हैं और इस पर अपना रुख 4 अगस्त तक स्पष्ट करने को कहा है। एक सूत्र ने यह जानकारी दी। नियामक ने दोनों कंपनियों से अपने इस दावे के समर्थन में पुख्ता प्रमाण देने को कहा है कि उनकी वरीयता के आधार पर पेशकश से नेटवर्क के अन्य प्रयोगकर्ताओं के लिए सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित नहीं हुई और न ही इसमें किसी नियम का उल्लंघन किया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। तो दोस्तों यह थे आज के तमाम बड़ी खबरें। अब दोस्तों इसके बाद में बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे प्राचीन खेल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत का सबसे प्राचीन खेल कौन सा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट IFC नॉलेज यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।